बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो हम एंडो फार्माकोलॉजी के भी इसी तरह फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। तो इस पहली वीडियो के अंदर हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं। इनहिबिटिंग फैक्टर्स सोमैटोस्टैटिन है, डोपामीन भी एक इनहिबिटिंग फैक्टर है, प्लेटलेट इनहिबिटरी फैक्टर्स है जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस वीडियो में हम एंटीरियर पिट्यूटरी के एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को देखेंगे, फिर ग्रोथ हार्मोन के नॉर्मल एगोनिस्ट को, ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट को कौन-कौन से आते हैं, इनके क्लिनिकल यूजेस क्या है, इनकी टॉक्सिसिटी क्या है। तो फिर ये सारा हमने इस फ्लो चार्ट से कवर कर लेना है और ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो हमारा अब से यही मेन पर्पज़ है कि फ्लो चार्ट बना के आपके फार्माकोलॉजी को माइक्रो को हर चीज़ को आसान बनाया जा सके। तो प्लीज़ सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। सब स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये वो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। हमारी टोटल ग्रोथ का दारोमदार इसी हार्मोन के ऊपर होता है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसके साथ-साथ ये हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म इसको भी कंट्रोल करता है। ठीक हो गया? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सिंपली कहूँ तो ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। फैट की ये लाइपोलाइसिस करवाता है या लाइपोजेनेसिस करवाता है। तो ये करेगा कि फैट से एनर्जी हासिल करने की कोशिश करेगा, तो ये लाइपोलाइसिस करवाएगा और दूसरी तरफ प्रोटीन की डेपोज़िशन को बढ़ा के लीन बॉडी मास को बढ़ा देगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस होते हैं। ग्रोथ हार्मोन लिवर पे जाके काम करता है और इसका जो रिसेप्टर्स होता है जिसको बोलते हैं हम टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर होता है। उसके ज़रिए जैक-स्टैट पाथवे के ज़रिए ये असल में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को प्रोड्यूस करवाता है। वो आगे जाके सारा काम करता होता है, कॉन्ड्रोजेनेसिस, ऑस्टियोजेनेसिस वगैरह। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के एगोनिस्ट और दूसरी तरफ ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट। एक बात आपने याद रखनी है कि एंडो फार्माकोलॉजी के अंदर एगोनिस्ट उसी कंडीशन के अंदर यूज़ होंगे जब उस हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी और एंटागोनिस्ट उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होंगे जब हार्मोन का एक्सेस होगा किसी न किसी न्यूप्लेज़िया की वजह से, एडिनोमा की वजह से, ट्यूमर की वजह से। अब हम पहले स्टार्ट करें एगोनिस्ट। तो 2 तरह के एगोनिस्ट होते हैं। एक वो एगोनिस्ट जो ग्रोथ हार्मोन के रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। दूसरा होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का एगोनिस्ट। ठीक हो गया? जो ग्रोथ हार्मोन की रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है उसका नाम है सोमैट्रोपिन है और जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है इसका नाम है मेकासेरामिन है। अब इनके थोड़े बहुत क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। जो सोमैट्रोपिन से स्टार्ट करते हैं, सोमैट्रोपिन। ठीक हो गया? जो ग्रोथ हार्मोन का नाम था सोमैमोट्रोपिन था, तो ये सोमाट्रोपिन थोड़ा-सा रिज़ेम्बल कर रहा है। तो ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। किन-किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं? जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है चिल्ड्रन के अंदर, एडल्ट के अंदर या बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी और कंडीशन की वजह से कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है, उन जेनेटिक डिज़ीज़ की वजह से हाइट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, तो शॉर्ट स्ट्रेचर को मिनिमाइज़ करने के लिए वो कौन-कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जिनमें हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है? तो पहला टर्नर है, पैडर-विली सिंड्रोम और न्यूनान सिंड्रोम। ठीक है? इसको आपने याद रखना है, टीएनपी से याद रखना है। इसके साथ जो कहते हैं कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो उनके सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए भी ग्रोथ हार्मोन यूज़ किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म सोमैट्रोपिन यूज़ किया जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि किसी और वजह की वजह से जो हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, हमें जो इडियोपैथिक शॉर्ट स्ट्रेचर इसका कॉज़ नहीं पता। इस केस के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस केस में ग्रोथ हार्मोन भी शॉर्ट स्ट्रेचर को मिनिमाइज़ कर देगा और अडल्ट हाइट को अटेन करने में मदद देगा। इसके साथ अडल्ट के अंदर एड्स की वजह से मसल की वेस्टिंग होती है, ठीक है? और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी बंदे ने जीआईटी का ऑपरेशन करवाया, ठीक है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिसेक्शन हुई है, कोई ओबीस पर्सन है और उसमें मैलअब्ज़ॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये हम ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है ये एंटी एजिंग हार्मोन भी है और इसको एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने मसल की मास को बढ़ाने के लिए। दैट इज़ व्हाई ओलंपिक्स ने इसको बैन कर दिया है। इसके साथ जो रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन होता है, ये डेयरी कैटल्स में यूज़ करते हैं ताकि इनकी मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब इसकी टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं। अब इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी-सी अजीब है और थोड़ी-सी सेरिब्रल है कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा होगा या ज़्यादा दे देंगे तो उसकी वजह से सूडो ट्यूमर सेरिब्राई हो जाएगा। ठीक हो गया? इसकी वजह से जो आपको पता है कि जो फीमर का हेड होता है, हेड के ऊपर कैपिटस होता है, तो उसकी एपिफिसिस स्लिप भी हो सकती है, स्कोलियोसिस हो सकता है, एडीमा हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकता है जिसको माइल्जिया बोलते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, आर्थ्राल्जिया बोलते हैं, पेरिफेरल एडीमा हो सकता है। ठीक हो गया? अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं मेकासेरामिन की तरफ। मेकासेरामिन होता क्या है? मेकासेरामिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है जिसको पारेंटरली देते होते हैं। उस कंडीशन के अंदर देते हैं जब ग्रोथ अरेस्ट हो गई है, लेकिन इस केस के अंदर जो
थेरेपी है वो अनरिस्पॉन्सिवनेस है ग्रोथ हार्मोन के, यानी अगर आपने पहले ग्रोथ हार्मोन दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब आप ये वाली इस्तेमाल करोगे मेकैसेनामीन। इसका एक क्लिनिकल साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसको हाइपोग्लाइसीमिया को मिनिमाइज़ करने के लिए कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह या कोई ना कोई मील लेते हैं इसको खाने से पहले। और इसके साथ एक और नई ड्रग भी है मेकैसेनामीन रिनफिबेट, ठीक है? जो मेकैसेनामीन रिनफिबेट ये असल में है क्या? इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है और इसके साथ एक बाइंडिंग प्रोटीन भी होती है जो इसकी हाफ लाइफ को बढ़ा देती है। इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, आपको डोज़ रिलेटिवली कम रखनी पड़ेगी। तो ये तो हो गए एगोनिस्ट। अब हम देख लेते हैं एंटागोनिस्ट। तो जो ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट होते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को अरेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो जाइजेंटिज़्म करवा सकता है और बड़ों के अंदर हो जाए तो वो एक्रोमेगैली करवा सकता होता है। तो 3 तरह के हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। एक होता है सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स, क्योंकि आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन प्रोडक्शन होती है कहाँ से होती है? सोमैटोट्रोप से। तो जो सोमैटोस्टैटिन है इनकी सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ D2 एगोनिस्ट है और तीसरी तरफ पेगविसोमेंट है। स्टार्ट करते हैं सोमैटोस्टैटिन एनालॉग से। तो सोमैटोस्टैटिन जैसा काम करने वाले कंपाउंड कौन-कौन से हैं? ऑक्ट्रियोटाइड और लैंडियोटाइड होते हैं। ठीक हो गया? जो ऑक्ट्रियोटाइड और तो होता है वो उसका रेगुलर यूज़, अगर रेगुलर यूज़ करे तो वो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और 1 दिन में 2 से लेकर 4 मर्तबा। जबकि जो उसका स्लो रिलीज़ फॉर्म है, जो इंट्रामस्कुलर फॉर्म में दी जाती है, तो वो 4 हफ्तों में, 1 पूरे महीने में 1 मर्तबा इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब इस यहाँ पे आपको रिपीटेड डोज़ देनी पड़ती है, यहाँ पर सिर्फ़ 1 डोज़ देनी पड़ती है। अब जो सोमैटोस्टैटिन है, एक यूनिवर्सल इन्हिबिटर है सिक्रेशन का, तो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को ब्लॉक करता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज्ड इन एक्रोमेगाली। चूँकि ये सेरोटोनिन की सिक्रेशन को भी कम करता है, तो ये कैल्सिनॉइड सिंड्रोम में भी इस्तेमाल होता है। गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को कम करता है, तो ये गैस्ट्रिनोमा में इस्तेमाल होता है। ग्लूकागोन की इंसुलिन की सिक्रेशन को कम करता है, तो ये ग्लूकागोनामा में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? जीआईटी की डिस्टर्बेंस करवा सकता है, क्योंकि ये सिक्रेशन को ब्लॉक कर रहा है। हार्ट के ऊपर ये ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है, कंडक्शन एब्नॉर्मैलिटीज़ करवा सकता है और वहाँ पे गॉल स्टोन की फॉर्मेशन भी करवा सकता होता है। ठीक हो गया? क्योंकि जब वाटर की सिक्रेशन नहीं होगी तो फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बाइल की सिक्रेशन नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद चलती है D2 एगोनिस्ट। जो D2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं वो एरिक एल्कलाइड्स होते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, परगोलाइड हो गया, कैबरकोलिन हो गया। तो नॉर्मली इनकी जो लो डोज़ होती है, जो रेगुलर यूज़ होती है, जो रेगुलर डोज़ वाली होती है, वो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो नॉर्मल अगर रेगुलर यूज़ हो, लो डोज़ हो, तो ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डोज़ में ले एरिक एल्कलॉइड्स, तो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को भी कम कर सकते हैं, एक्रोमेगाली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, वेज़ोस्पैज़म होता है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट होता है। तीसरी तरफ कंडीशन है पेगविसोमेंट। जो पेगविसोमेंट है, ग्रोथ हार्मोन के डायरेक्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है कि और ये भी एक्रोमेगाली के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली होता ये है कि जो पेगविसोमेंट है, ये लॉन्ग एक्टिंग डेरिवेटिव होता है। ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर को क्रॉस लिंक तो करवा देता है, लेकिन जो कन्फर्मेशनल चेंज होती है, जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाती है, वो कन्फर्मेशनल चेंज नहीं करवाता। बाइंड तो करेगा लेकिन कन्फर्मेशनल चेंज नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक्रोमेगाली के अंदर हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये हमारी हो गया पार्ट 1 हो गया, जिसके अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन और कुछ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।